नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं जो मेरे स्क्रीन में है, जो मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं, ये कोई आम शख्स नहीं है। ये कांग्रेस के सबसे पुराने दिग्गज नेता है जो 46 साल से इन्होंने अभी तक कांग्रेस में अपना पैर जमा के रखा है। दोस्तों समझ सकते हैं ना, कितना 46 इयर्स इनका खत्म हो चुका है। ये जिला लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक और यहाँ तक के नेशनल लेवल में भी ये कोऑर्डिनेटर रहे हैं। क्या नेशनल लेवल में आपका पोजीशन रहा है? आयोग के, राष्ट्रीय आयोग के आप कोऑर्डिनेटर रहे हैं ना? राष्ट्रीय आयोग अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के हम कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और तमाम राजनीति इन्होंने किया है। बेतिया के लिए हो या फिर सिवान के लिए हो, शिवहर के लिए हो, हर जगह जिला में इन्होंने अपना पैर जमा के रखा है। और मैं अभी आपको बता दूं, वर्तमान में ये अभी कांग्रेस के नेता में और ये नरकटियागंज के भावी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी है विधानसभा के। ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस इतना दिनों से इस बार इनके ऊपर विश्वास जमाएगी और वहां की जनता इन्हें बहुत अच्छे से जानती है। उन्होंने वहां के लिए भी बहुत सारा काम किया है, जैसे बेतिया में इन्होंने रोड के लिए और बड़ी बड़ी अधिकारियों से इन्होंने केस मुकदमा तक लड़ा है, हाईकोर्ट तक लड़ा है लोगों के हक और अधिकार दिलाने के लिए। आज इनसे बात करेंगे कि क्या अपने आप को अभी इस बार जो इलेक्शन है, जो विधानसभा, उसमें कहाँ देखते हैं और पार्टी इस बार क्या उम्मीद करेगी आपसे, बताइए। मैं पहले बेतिया से ही कैंडिडेट होना चाहता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रभारी और पार्टी जहां से हमें उम्मीदवार बनाए, मैं तैयार हूं। वैसे मेरा सोच नरकटियागंज से है, इसलिए नरकटियागंज में नरसिंह बैठा जब उम्मीदवार हुआ करते थे तो नरकटियागंज के चप्पे चप्पे से मैं अवगत हूं और वहां पे नुक्कड़ सभा से लेकर आंदोलन तक किया हूं। इधर 2 साल पहले भी वहां जा करके जनता से मिल करके काम किया, अभी भी मिल रहे हैं, तो वहां से अवगत है। और वहां की जनता को जो समाधान होना चाहिए, जो सेवा होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, नहीं हुआ है, वो हो उसका मैं प्रयास करूंगा। उसका प्रयास करेंगे, लेकिन वहां पे आपकी जो लड़ाई होगी, वो जो अभी तो बीजेपी के वर्तमान नेता है वहां पे रश्मि वर्मा जी हैं, है ना? रश्मि वर्मा जी हैं और बीजेपी के आपने कहा वहां डेवलपमेंट के काम बहुत सारे नहीं हो पाए हैं जो होने चाहिए थे, जो रिक्वायरमेंट है। तो क्या आपके आने से लोगों के अंदर कुछ उम्मीदें बनेंगी कि आप वहां के लिए क्या कुछ स्पेशल आपके लिए कुछ योजना है आपके पास? जनता को भी चाहिए ये देखना, जिस तरह से हम मकान का निर्माण करते हैं तो वहां जाति बरादरी ऊंच नीच नहीं देखते, वहां देखते हैं कि मिस्त्री कैसा है, काम करेगा कैसा, मेरा मकान कैसा बनाएगा। और बेटा बेटी के विवाह के लिए जब लड़का या लड़की ढूंढते हैं तो उसका पूरा समीक्षा करते हैं। ठीक उसी तरह से जनता को उम्मीदवार चुनने के लिए भी ये सब चीज देखना चाहिए कि उसकी छवि कैसा है, काम कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को भटकाने वाले लोग जात पात ऊंच नीच और पैसा जमींदारी खर्च वर्च इस सब पर ला करके लोगों को मिसगाइड करके वोट ले लेते हैं, एमएलए एमपी हो जाते हैं। लेकिन जनता को ये समझा देते हैं कि तुमने वोट ऐसे ही हमको नहीं दिया है, तुमको हमने कैसे कैसे मेहनत किया है, तुमको भरमाया है, तुम पे पैसा खर्च किया है तो वोट दिया है। तो जनता का काम वो कैसे करे, इसलिए नहीं करता है और उसको उसकी छवि भी ऐसी नहीं रहती है। तो चुनाव में कमियां हैं। क्या लग रहा है जातीय समीकरण जो है, जो बिहार में नहीं, बिहार और यूपी, खासकर 2 स्टेट जो मैं देखता हूँ, इसमें जातीय जो चुनाव में जो ये समीकरण होता है और जाति को लेकर के जो ये लोग के नेताओं की जो अपनी रणनीति होती है, उसमें कहीं ना कहीं वो साकार नजर आते हैं। इसलिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान को या किसी भी जगह किसी भी चीज में विनाश आना होता है तो बौद्धिक शक्ति मारी जाती है। तो इंसान को पहले अपने लिए, समाज के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, देश के लिए सोचना फर्ज है। अगर उस पर सोचेगी तो ये चीज नहीं होगा। लेकिन जिनके दुकान में और कुछ नहीं है, केवल नफरत है, तो नफरत ही बेचेंगे ना। तो वो बेचते हैं और उनके पास साधन है। और 2014 के बाद ये चीजें ऐसी हो गई हैं कि लबरा लुच्चा सबसे ऊंचा, जो जिसकी छवि खराब है, अनेकों घटनाओं को घटाया है, तरह तरह के आरोप है, वही एमएलए एमपी मंत्री हो जाए तो देश का क्या होगा, विकास का क्या होगा, समाज का क्या होगा। और 2014 के बाद
देश के सारे तंत्रों पे आरएसएस का कब्जा है। यहां तक कि न्यायालय में भी कब्जा करने का प्रयास पूरा किया, कर लिया था। कहिए कैसे केस मुकदमा ऐसे हुए, रिजल्ट ऐसा हुआ। लेकिन ईश्वर की असीम कृपा है कि अभी हमारे चीफ जस्टिस जो हैं ऐसे इंसान हैं कि हक की बात कर रहे हैं और उनका काम ऐसा हो रहा है कि दुनिया याद रखेगी। लोकतंत्र को बचाए हुए हैं, बचाए कहने का मतलब। दोस्तों, ये है कलाम जौहरी, जो हमारे बहुत पुराने नेता हैं कांग्रेस के, और 40 साल इन्होंने अपना योगदान दिया इस पार्टी को लेकर के। और जो वर्तमान जो राजनीति है, जैसे इन्होंने कहा कि सब तमाम जो तंत्र है, या इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर दूं, या फिर जो भी इंडिपेंडेंट संस्थाएं जो थी, उस पर भी सरकार पर जो कब्जा है, इस क्या है, किस तरीके से जो राजनीति इस तरीके से चल रहा है देश में, आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में कोई महंगाई, बेरोजगारी कोई मुद्दा भी है? पहले तो जो मोदी यही सरकार आई थी तो बेरोजगारी और जो महंगाई थी उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर आई थी, लेकिन आज के डेट में ऐसा मुद्दा कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, किसी नेता की जुबान पर ये चीजें आ ही नहीं रही है। आप कैसे देखते हैं? 46 साल समाज के बीच रहा, मेरा अनुभव कहता है कि अगर हिंदुस्तान में कोई बौद्धिक शक्ति का बहुत बड़ा विद्वान है तो मोदी जी जैसा कोई नहीं है। अब एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वेब में नहीं, निगेटिव वेब में। जैसे कांग्रेस की सरकार में लोगों के जो हालात थे, महंगाइयां जिस तरीके की थी, देश का विकास जिस तरीके का था, 2014 के बाद बेहतर बनाने का और बेहतर बनाने का वादा करके मोदी जी आए, और इनके झूठ के वजह से 31% वोट मिले थे, 69% वोट बट गया था और ये जीत गए। जीतने के बाद अपने वादा पूरा नहीं किए, बल्कि देश को एकदम कंगाल बना दिए हैं। काला धन लाए नहीं, यहां का सफेद धन भेज दिए विदेश, और 15-20 लाख रुपए दिए नहीं, बल्कि झूठ 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 ही करते गए। और महंगाई ऐसी हो गई कि पहले जिस घर का खर्चा 4,000 में चल रहा था, आज उस घर का खर्चा 20,000 में नहीं चल पा रहा है। लोग परेशान हैं, बच्चों का एजुकेशन परेशान है, चलना फिरना परेशान है। 1 रुपये की चीज 5 रुपया 10 रुपया हो गया है। अब बताइए, देश का इसे विकास कहते हैं? फिर भी जनता जो है, फिर भी जनता नहीं बोल पा रही है, इसलिए कि मोदी जी में वो आर्ट है, वो खूबी है, ऐसे विद्वान हैं कि देश के सरकारी तंत्रों को अपने हाथ में ले लिए हैं। वो न्याय नहीं कर पा रहा है, न्याय का साथ दे नहीं रहा है, और ये झूठ पर झूठ बोलना और ऐसे ऐसे लोगों को अपने मुहिम में शामिल करना, जो जिस तरह आतंक फैलाया जाता है झूठ का, वो झूठ का आतंक फैला दिए हैं और लोगों का दिमाग भ्रमित हो गया है। उसी का नतीजा क्या वजह है, मतलब कि ये झूठ बोल करके भी अपनी राजनीति को चमका ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है सच को जनता के सामने नहीं परोस पा रहा है? आप कहीं ना कहीं कमी देख रहे हैं इसको? मीडिया का रोल अहम होता था लोकतंत्र में, उसको गोदी मीडिया बना लिए, सारे तंत्र को अपने हाथ में रख लिए। जितने गलत काम करने वाले हैं उनका ग्रुप बना लिए हैं, और सारे तंत्र के सेवा से, उनकी मदद से वो अपना काम कर रहे हैं। और जो नेता अच्छा बोलने वाला है, सीबीआई, ईडी का पहरेदारी करके जेल भेज रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। और जो पत्रकार ईमानदारी निभाने का काम कर रहा है, उसको मीडिया से हटवा देना और फिर उस पर कार्रवाई कर देना, जेल भेज देना। और निर्दोष अगर छात्र भी आंदोलन करना चाहता है, आम जनता भी करता है, तो वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन, वहां का कलेक्टर, वहां का एसपी उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करके उसका मकान तोड़ देता है, उसके बाल बच्चों को परेशान करता है, उसको जेल भेज देता है। ये लोकतंत्र है। ऐसा अंग्रेज नहीं किए थे जो उनके चेले आज कर रहे हैं।
आज कर रहे हैं। बहुत ही हालात नाजुक चल रहे हैं इस देश में। जो भी सच बोल रहा है उसका सच का गला घोटने के प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है सच में कि हिटलर शाही चल रही है। यहाँ पे किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। यहाँ तक कि पहले की जो सरकारें थी, तो अगर 50-100 आदमी अगर जंतर मंतर पर बैठ जाता था, सरकारें गिर जाती थी। लेकिन आज क्या वजह है कि हजारों की संख्या में लोग आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह प्रदेशों में प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और सरकार के कानों तक क्यों नहीं लग रहा है? क्या देख रहे हैं आप इसमें? अगर छवि जिसमें रहता है ना, प्रतिष्ठा का डर रहता है। जिसको प्रतिष्ठा का कोई डर ही नहीं हो, समाज का कोई डर ही नहीं हो, वो क्या डरेगा? को बंद करने के लिए जुल्म तो कैसे होगा? जनता को सड़कों पे आना होगा। अंग्रेज के खिलाफ जिस तरह की लड़ाइयां लड़ी गई थी वैसी लड़नी होगी, और चुनाव आयोग आरएसएस का एजेंट है, उसके खिलाफ भी सड़क पे आना होगा। और जनता अपनी ताकत को, उठो गरीबों और मजदूरों, अपनी ताकत को पहचानो। वे बहुत दिन तुमको सोते, ये भारत देश तुम्हारा है, किसी के बाप का नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर ऐसे एसआईआर को लागू कर रहा है, तो तमाम जो अल्पसंख्यक फिर दलित जाति के लोग हैं, जो देश से माने प्रदेश में जो कुछ किए हुए हैं, अपना प्लान करके वहां पे काम कर रहे हैं, करीब मुझे लग रहा है करोड़ों लोग इलेक्शन से वोट देने से वंचित रह जाएंगे। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं आपको बीजेपी को नजर आता है, देख रहा है? देश की आजादी के बाद जिस कास्ट के लोगों को ज्यादा बेनिफिट हुआ मंत्री बनने का, एमएलए बनने का, यह बनने का, वो लोग अनुसूचित जाति, मोस्ट बैकवर्ड, अल्पसंख्यक और देहात और जंगल में निवास करने वाले, जो असली देश के हकदार हैं, देश के वासी हैं। जो लोग बाहर से आए, सिंध नदी पार करके आए, कैसे बसे उसकी कहानियां हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि देश मेरा है, शासन मेरा है, मालिक हम ही होंगे। पूरा जीवन आपने व्यापन कर दिया इस पार्टी के लेकर के, लेकिन पहले पार्टी आपको टिकट क्यों नहीं दी? क्या वजह रही कि बेतिया से, चाहे नौकड़ियान से भी हो रहे हैं, कहीं से भी पार्टी आपको टिकट दे सकती थी, जब आप प्रदेश में भी राजनीति किए हैं, सेंट्रल में भी आपने कोऑर्डिनेटर रहा है, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी क्या वजह है? देश की मेरा महान हस्तियां साथ दी और देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो एक सुई नहीं बनती थी, सारे विकास के काम हुए। महात्मा गांधी के साथ आंदोलन किया लोग, और उसके बाद जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुई, देश का विकास और बढ़ा, अपने जान तक की कुर्बानी कर दी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए, अपने जान तक की कुर्बानी कर दिए। उनके बेटा को राहुल गांधी, जिन्होंने पैदल यात्रा इतना किया कि कोई नेता नहीं किया है, उनको पप्पू कहा गया। वैसे महान हस्ती के पुत्र को पप्पू कहा गया, तो मैं किस गली का हूं? मैं तो एक मामूली आदमी हूं। अगर मेरे काम को कोई नजरअंदाज करता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट उम्मीदवार बनाता है, उस पर मैं क्या कर सकता हूं? जब ऐसे लोगों को पप्पू कहा जा सकता है, तरह तरह के आरोप लगाया जा सकता है, तो मेरे को नहीं मिला, ये ईश्वर की कृपा कहा जाएगा। आंदोलन करने वाले का कदर नहीं है। और उसके बाद एक तो मुस्लिम हूं, दूसरी बात मुस्लिम में बैकवर्ड हूं, ये भी उसका सजा है। ये भी सजा है। तमाम पार्टियां भी इस तरीके से करती है जी। तो वही मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कहा राहुल गांधी को लेकर के सवाल किया कि उनको भी पप्पू कहा जाता है, लेकिन वाकई राहुल गांधी ने अपनी मेहनत और अपनी लगन से और प्रयास से कहीं ना कहीं अपने आप को सिद्ध किया है। अब आज की डेट में जो देखा जा रहा है सोशल मीडिया वगैरह, चाहे कहीं भी बीजेपी नेता उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बुजुर्गों ने कहा है और ये सच हुआ है और होगा, पाप का घड़ा ज्यादा दिन भरा नहीं रहता, फट जाता है। तो मोदी जी के पाप का घड़ा फोड़ रहे हैं राहुल जी, और फूट गया है। इसलिए रिजल्ट सामने आने वाला है, और जनता अब पूरी ताकत से कांग्रेस का और कांग्रेस के गठबंधन का साथ दे करके मोदी जी को हटाएगी। और जितने षड्यंत्र उनके साथ लोग कर रहे हैं, जितनी संस्थाएं कर रही है हेड बन करके, उनको सजा भी दिया जाएगा। वो भी समझेंगे कि हमारे किए की सजा क्या